Hello all, welcome to my channel The Vanya Show and I really hope that you all are very fit and very healthy। आप अपनी लाइफ्स में बहुत सारे नए स्किल्स हर दिन सीख रहे हैं और अपनी लाइफ्स में ग्रो कर रहे हैं। सो आज मैं आप सबके बीच नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में बात करने आई हूँ, दैट इज़ NPS। सो व्हाट इज़ NPS ऑल अबाउट? ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है ताकि आज हम थोड़ा सेव करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करें और पोस्ट रिटायरमेंट अपनी जो सेकेंड इनिंग्स हैं उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करें और अपने बच्चों पर डिपेंडेंट ना हो। So in this video, I will tell you the basic details about NPS, age criteria, contribution made by you, governance, different approaches of investment to be made by you, exit related rules, partial withdrawal and its tax benefits. NPS is a voluntary scheme regulated by the PFRDA. So जो भी आप funds invest करते हैं, जो भी contribution आप देते हैं वो fund managers invest करते हैं। So उसकी regular monitoring होती है और उन funds का investment और performance is being reviewed by the NPS Trust. 2004 में it was started for the government employees and later in 2009 became applicable to all the citizens of India, चाहे resident हो चाहे non-resident, everybody can register for the NPS scheme। इस scheme में apply करने के लिए age limit is 18 years to 70 years। Now the question here arises कि आप अपना NPS अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं? So you can open your NPS account with the point of presence. So what is point of presence? These are the banks and the financial institutions which are authorized by the PFRDA to open the account. The list is there on your screen. और दूसरा तरीका आप ऑनलाइन भी NPS अकाउंट खोल सकते हैं through the eNPS पोर्टल। अब क्वेश्चन ये आता है कि NPS में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जाती कहाँ है? तो सबसे पहले तो वो इन्वेस्टमेंट पूल होती है, फिर वो जाके पेंशन फंड में इन्वेस्ट होती है। हमारे पास बहुत सारे पेंशन फंड्स के ऑप्शंस होते हैं NPS में, जो इसमें से हम कोई अपना प्रेफर्ड NPS फंड चूज़ कर सकते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे जमा होते हैं। तो उसमें भी हमारे पास राइट फ्रॉम इक्विटी टू बॉन्ड्स एक्सेट्रा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इस वीडियो के आगे के पार्ट में हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब भी आप NPS अकाउंट खोलते हैं आप एज एन इंडिविजुअल उसे खोलेंगे, जॉइंट ओनरशिप में आप कोई भी अकाउंट नहीं खोल सकते। अकाउंट खोलने के बाद आपको पैन नंबर मिलेगा, दैट इज़ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। इट्स अ यूनिक नंबर एंड इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट योर लाइफ। और आप मल्टीपल अकाउंट्स NPS के अंडर में नहीं खोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज कि NPS अकाउंट बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप वन सेक्टर टू दूसरे सेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं, प्लस विद इन द सेक्टर आप एक POP से दूसरे POP में अपना NPS अकाउंट स्विच कर सकते हैं। बट प्लीज़ रिमेंबर द पैन अकाउंट रिमेन्स द सेम। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। सपोज आई एम अ सैलरीड एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहती हूँ। तो जैसे मैं अपनी जॉब क्विट करूँगी तो ज़रूरी नहीं है कि NPS अकाउंट मेरा ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। मैं इंडिविजुअली उसे कंटिन्यू कर सकती हूँ अपना कंट्रीब्यूशन देकर। और कुछ टाइम के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बाद इफ़ आई कंटिन्यू विद द जॉब तो वापस जॉब में आने के बाद भी मैं सेम अकाउंट कंटिन्यू कर सकती हूँ। एम्प्लॉयर भी उसमें चाहे तो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। द पैन एंड द अकाउंट वुड रिमेन द सेम और आपका NPS अकाउंट सेम चलता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, NPS अकाउंट खोलने के लिए आपको कितना कंट्रीब्यूट करने पड़ेगा। तो अकाउंट खोलने के टाइम पे आपको मिनिमम 500 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और साल में मिनिमम कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन दैट यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इज ₹1000। और कितनी फ्रीक्वेंसी पे आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? मिनिमम साल में एक बार आपको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन साल में एक बार करना कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन यू हैव मेड, आप उसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो NPS ऑफर्स 2 अप्रोचेज। द फर्स्ट अप्रोच इज द एक्टिव चॉइस, जिसमें 4 एसेट क्लासेस होते हैं। आई विल लेट यू नो दैट। सो उन 4 एसेट क्लासेस में यू विल डिसाइड कि आप कितना अमाउंट और कितना परसेंटेज किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोज एसेट क्लासेस आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इक्विटी एंड द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सबसे लो रिस्क होता है और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है और मैक्सिमम उस पर 5% ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, अगर आप 50 ईयर्स तक के एज के हैं तो आप मैक्सिमम 75% इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाएगी आपका इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता जाएगा, बिलो 75% होता जाएगा। सेकेंड अप्रोच ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द NPS इज द ऑटो चॉइस।
from the name only it is very clear, automatically the investment is being decided as per the predetermined proportion. और इसमें 3 options होते हैं, aggressive life cycle fund, moderate life cycle fund and conservative life cycle fund. तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो रिस्क एपेटाइट क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा नहीं होती है, so that portfolio also changes, the investment amount also changes as per your age. So ये खास करके उनके लिए है जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अपने फंड्स मैनेज नहीं कर सकते, तो वो ऑटो चॉइस के लिए जा सकते हैं बिकॉज दे वोंट बी एबल टू मॉनिटर एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस. सो दिस वन वुड बी अ गुड चॉइस. अब हमने अपना पेंशन फंड भी डिसाइड कर लिया और हमने अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी डिसाइड कर लिया, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस, राइट. तो क्वेश्चन अराइजेस कि अब हम उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते. आंसर इज़ येस. हम अपना पेंशन फंड साल में एक बार चेंज कर सकते हैं और हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम इक्विटी टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, उसमें शफल कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट हम लोग अपना एक्टिव से ऑटो और ऑटो से एक्टिव भी चेंज कर सकते हैं. दिस कैन बी डन 4 times इन अ फाइनेंशियल ईयर. आइए अब एनपीएस के एग्जिट के बारे में बात करते हैं. जो भी आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है वो एक अक्यूमुलेटेड वेल्थ की तरह क्रिएट हो जाएगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम, या जो भी रिटर्न आपका इन्वेस्टमेंट के बाद बना है along with the principal amount is created in the form of an accumulated wealth. उसका at least 40% needs to be converted to annuity. Annuity मतलब आपको रेगुलर इनकम मिलने लग जाएगी in the form of pension, and the remaining amount you can withdraw from the NPS account. Because of any reason if the subscriber dies, तो पूरा accumulated wealth या पूरा corpus would be given to the nominee or the legal heir and there is no need to convert it into annuity. लेकिन फिर भी अगर nominee चाहे तो उसको annuity में convert कर सकता है. अगर कोई सब्सक्राइबर 60 साल से पहले एनपीएस से एग्जिट करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन 10 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए उसे एनपीएस अकाउंट क्रिएट किए हुए, और उस सिचुएशन में एटलीस्ट 80% ऑफ द अमाउंट ऑफ द अक्यूमुलेटेड वेल्थ नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एन्युटी और रिमेनिंग 20% कैन बी विड्रॉन इन लमसम. इसमें एक अच्छी बात है कि अगर टोटल अक्यूमुलेटेड वेल्थ 1 लाख से कम है तो डेफिनेटली वो एन्युटी में कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा अमाउंट लमसम में विड्रॉ कर सकता है. अगर सब्सक्राइबर 60 ईयर्स के बाद एनपीएस में एनरोल या रजिस्टर करना चाहता है वो कर सकता है, पर एग्जिट ओनली आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स. सो जब वो एग्जिट करेगा एटलीस्ट 40% ऑफ द कॉर्पस अमाउंट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एन्युटी एंड द बैलेंस अमाउंट कैन बी विड्रॉन इन लमसम बाय द सब्सक्राइबर. इस सिचुएशन अगर वो 3 ईयर्स से पहले एग्जिट करना चाहता है तो ही विल हैव द ऑप्शन टू डू इट, लेकिन 80% ऑफ द अमाउंट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू एन्युटी एंड रिमेनिंग 20% कैन ओनली बी विड्रॉन इन लमसम. तो क्या हम एनपीएस से बिना एग्जिट किए कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं? द आंसर इज येस, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं. द फर्स्ट कंडीशन इज सब्सक्राइबर शुड बी इन एनपीएस एटलीस्ट फॉर 3 years. Withdrawal amount should not exceed 25% of the contribution. Third condition, withdrawal can happen maximum 3 times during the entire tenure. और only specific situations में ही withdrawal possible है, like higher education of children, marriage of children, for the purchase or construction of residential house or treatment of critical illness. अब हम लोग बेसिक जानने की कोशिश करते हैं कि एनपीएस में हम अगर मंथली कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम कितना कॉर्पस अपने लिए इकट्ठा कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद. तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते होगे, ये एक पेंशन कैलकुलेटर है जो npstrust.org की वेबसाइट पे मिलता है. इसमें मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऐड कर दी, तो इसने मेरी एज अपने आप कैलकुलेट कर ली. और मैंने फिर क्या किया, मैंने अज्यूम किया कि मैं 10,000 पर मंथ कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा एनपीएस में. और ये मैं कब तक कंट्रीब्यूट करूँगा, मैं 60 ईयर्स से कंट्रीब्यूट करूँगा. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि उसके बाद मेरी सैलरी रुक जाएगी तो मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा. ठीक है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन टोटल कितना होगा कि अगर मेरी एज अभी 31 है तो रिमेनिंग 29 ईयर्स तक मैं कंट्रीब्यूट करूँगा 10,000 रुपीज़ पर मंथ. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो इंक्रीज़ होगा, जो ग्रो करेगा, वो 9% पर एनम से ग्रो करेगा. ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और मैं इतना एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने 9% यहाँ पे लिया है. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं एन्युटी जो परचेस करूँगा मैं 40% की खरीदूँगा. तो जो अपने इनिशियली वीडियो में देखा होगा कि हम जब रिटायरमेंट के टाइम पे 60 ईयर्स के टाइम पे एग्जिट करते हैं तो हमें मिनिमम 40% एन्युटी लेनी पड़ेगी और रिमेनिंग अमाउंट को हम लमसम में ले सकते हैं, है ना. और एन्युटी जो मेरी मैं लूँगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो 7% के रेट से ग्रो करेगी, क्योंकि वो शॉर्टर ड्यूरेशन होगा ऑब्वियसली. ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैं कह रहा हूँ कि मैं 34,80,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा
जो बढ़ के मेरा कॉर्पस हो जाएगा टिल द टाइम आई अचीव 60 ईयर्स, मेरा टोटल ओवरऑल कॉर्पस हो जाएगा 1,67,47,679 रुपीज़। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं 40% की एन्युटी लूँगा और मैं रिमेनिंग 60% को लमसम में विड्रॉ करूँगा। तो इस केस में जो मेरी पेंशन बनेगी वो मेरी पेंशन बनेगी 39,078 रुपीज़ पर मंथ की। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, मैं एन्युटी जो है वो 40% की नहीं, मैं पूरे की एन्युटी ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे को कुछ भी अमाउंट लमसम नहीं चाहिए। तो उस केस में मेरे को 97,695 रुपीज़ की मेरे को पेंशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं एनपीएस स्कीम के स्ट्रक्चर की। सो इट वर्क्स इन 2 tiers, Tier 1 अकाउंट एंड Tier 2 अकाउंट। सो Tier 1 जैसे कि मैंने बताया कि नॉन विड्रॉएबल होता है, आप उसमें नॉर्मल तरह से जितना भी आपको कंट्रीब्यूट करना है आप कंट्रीब्यूट करते हैं। वो पैसा आप जो भी पेंशन फंड्स या पोर्टफोलियो आप चूज़ करते हैं, जितना भी परसेंटेज वो इन्वेस्ट होता है, लेकिन आप उससे विड्रॉ नहीं करा सकते। और Tier 2 अकाउंट है जिसमें आप अपनी मर्जी से जब आपको नीड है आप विड्रॉ करा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि Tier 2 अकाउंट आप तभी ओपन कर सकते हैं जब आपके पास एक एक्टिव Tier 1 अकाउंट हो। सो आइए अब इसका टैक्सेशन एस्पेक्ट समझते हैं। तो इसको मैं ब्रेक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को क्या डिडक्शन मिलता है। सेकंड में मैं डिस्कस करूंगा कि सैलरीड पीपल को क्या डिडक्शन मिलता है। थर्ड में अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो उसको क्या डिडक्शन मिलेगा। फोर्थ पे मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो हमें विड्रॉल प्रोसीड्स मिलता है जब हम एग्जिट करते हैं एनपीएस से, तो उसका क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होता है। सो अगर मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूँ तो मैं इसमें अपनी 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम तक कंट्रीब्यूट करके उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ अंडर सेक्शन 80 CCD1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन इसकी एक सीलिंग है जो कि हम 1.5 लाख की सीलिंग सब लोग जानते हैं, 80 CCE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। उस तक हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसका डिडक्शन मेरे को एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू सैलरीड एम्प्लॉयज़। सो अगर मैं सैलरीड एम्प्लॉय तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो मैं खुद कंट्रीब्यूट करूँगा या मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मैं खुद कंट्रीब्यूट करता हूँ तो मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 CCD1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। उसकी लिमिट कितनी होगी? उसकी लिमिट होगी बेसिक सैलरी प्लस DA के 10% तक की, और सेम लिमिट जो 80 CCE की है 1.5 लाख की, वो उसमें अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब कमिंग टू एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉयर मेरे बिहाफ में मेरे लिए एनपीएस कंट्रीब्यूट करता है तो सबसे पहले तो वो परक्विजिट बन जाएगा और मेरे सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अब आते हैं उसके डिडक्शन की। तो मेरे बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस के 10% तक का मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 CCD2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे मैं एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि अगर हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की जो टोटल लिमिट होती है 80 CCE की 1.5 लाख की, उसमें मेरे सारे कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाते हैं, जो कि LIC कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह होता है, PPF कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है। तो इसका कोई मैं 1.5 लाख का एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो 1.5 लाख का 80 CCE में प्रिस्क्राइब्ड है उसी में 80 CCD1 का डिडक्शन इंक्लूडेड है। अब आते हैं एडिशनल डिडक्शन की जो हमें मिलता है एज एन एम्प्लॉय और एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो इन बोथ ऑफ दीज केसेस 1.5 लाख की लिमिट तो फ्रीज हो गई। ठीक है, अब ओवर एंड अबव दिस लिमिट अगर हम 50,000 तक और एडिशनल कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका भी मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 CCD1B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आते हैं जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में कंट्रीब्यूट किया है उसको एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। उसकी लिमिट कितनी है? उसकी लिमिट वही है बेसिक प्लस DA के 10% तक। तो अगर बेसिक प्लस DA ऑफ द एम्प्लॉइज़ के 10% तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उसको इनकम टैक्स में वो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 36 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब जब हम एनपीएस से एग्जिट करते हैं और एन्युटी परचेज करते हैं तो वो एन्युटी हमें मिलना स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल हमने मंथली एन्युटी ले ली तो वो मंथली हमें पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो पेंशन मेरी नॉर्मल स्लैब रेट्स पे टैक्सेबल होगी। तो अगर मैं स्लैब रेट से नीचे आता हूँ, ठीक है, तो मेरे को कोई भी टैक्स देना नहीं है। तो विच एवर स्लैब आई विल कम अकॉर्डिंगली आई विल हैव टू पे टैक्स ऑन द एन्युटी दैट आई विल रिसीव। जो हमारे विड्रॉल्स होंगे एनपीएस के अदर देन एन्युटी वो पार्शली टैक्सेबल होंगे और उसमें सेक्शन 10 की एग्जेम्पशंस मिलेगी जिसकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। I hope you found this video useful and informative. Do let me know in the comment section your valuable feedback and please subscribe to my channel because that's a motivation for me. I'll look forward to your feedback and और आप किस topics पे चाहते हैं कि मैं video बनाऊँ, please do let me know. Keep learning and keep growing. Lots of love.